मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रतीक बिंदलेश आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल इकोनॉमिक्स हंटर्स में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। पहले हमने कार्डिनल अप्रोच पढ़ी थी। कार्डिनल अप्रोच के अंदर हमने दो थ्योरीज देखी थी। एक तो देखा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरा हमने देखा था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहली बात तो हमें इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब समझना होगा। इक्विलिब्रियम जो वर्ड है ये कहाँ से आया है? इक्विलिब्रियम ये वर्ड है, इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट और ए पोजीशन ऑफ नो चेंज। ये वर्ड लिया गया है फिजिक्स से। बेसिकली फिजिक्स में ये वर्ड इस्तेमाल में होता है, बट इकोनॉमिक्स के अंदर इसको किस तरीके से यूज में लिया जाता है, इकोनॉमिक्स में इसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है जहां पर चेंज मतलब एब्सेंस ऑफ चेंज हो और एक ऐसी कंडीशन हो जहां पर जो एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट की टेंडेंसी ना हो। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम इज ए स्टेट विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ नो चेंज और इन विच देयर इज नो टेंडेंसी टू एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट। ये जहां पर कंडीशंस मिलेंगी वो कहलाएगा आपका इक्विलिब्रियम। और फिर देखने वाली बात यह है कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कौन सा होगा। देखिए, एक बात समझिएगा, ये जो टेंडेंसी ऑफ नो चेंज वाली बात है कि आपके जो खर्च करने की टेंडेंसी है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो आप लोगों को लगेगा कि आप इक्विलिब्रियम में हैं। अगर देखिए, एब्सेंस ऑफ नो चेंज का मतलब क्या है? नो चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन टेंडेंसी में कोई चेंज नहीं हो रहा, रेट ऑफ चेंज में कोई चेंज नहीं हो रहा। जिस टेंडेंसी से आप किसी चीज को यूज करते जा रहे हैं, कंज्यूम करते जा रहे हैं, उसी टेंडेंसी में वो कंज्यूम होती रहेगी। उस टेंडेंसी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो देखिएगा, हम इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन देख लेते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन ए कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। एक वैसी कंडीशन है जहां पर एक कंज्यूमर को क्या मिल रहा है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है विद लिमिटेड इनकम, जो उसकी गिवन जो इनकम है उसमें, एंड हैज नो टेंडेंसी टू चेंज, उसके है ना कोई जिसको चेंज करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। हिज वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर, जो उसकी आपके एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर की जो उसकी टेंडेंसी है उसमें कोई चेंज करने की उसकी नेचर नहीं होती है। तो ये आपका क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम यहां पर दो कंडीशंस में पढ़ेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी केस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस। देखिए, टू और मल्टीपल कमोडिटी केस होता है, बट हम यहां पर केवल टू कमोडिटी केस पढ़ेंगे, मल्टीपल कमोडिटी केस नहीं पढ़ेंगे। सिंगल कमोडिटी केस में हम लोग देखेंगे कि MUX अपॉन PX बराबर MUM होगा, और टू कमोडिटी केस में हम पढ़ेंगे M बराबर में PX इंटू एक्स प्लस PY इंटू वाई। मतलब ये कंज्यूमर अपना सारा पैसा जो है X और Y कमोडिटी पर खर्च कर रहा है। और सेकंड हम पढ़ेंगे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के रेशियो जो होंगे दोनों कमोडिटीज के वो बराबर होंगे और वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के इक्वल होंगे। तो ये हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लेके चल रहे हैं सिंगल कमोडिटी केस। तो सिंगल कमोडिटी केस के अंदर क्या चीज देखने को मिलेगी हमें? देखिए, बेसिकली सिंगल कमोडिटी केस में क्या है? जब एक कंज्यूमर केवल एक ही कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है। मार्शल ने बेसिकली क्या है? MUX अपॉन PX बराबर MUM इसकी कंडीशन होती है। मार्शल ने MUX बराबर PX लिया था, इस हिसाब से मार्शल के अकॉर्डिंग MUM बराबर में 1 हो गया। मार्शल का ये कहना था कि एक रेशनल कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी के लिए उतना ही पे करेगा जितनी की उसमें मार्जिनल यूटिलिटी होगी। तो MUX इक्वल टू PX होना चाहिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए। देखिए, इसको हम एक है ना आपके एक टेबुलेटेड एग्जांपल से भी समझ लेते हैं कि कोई भी एक्स कमोडिटी है, उसका हम कंजम्पशन कर रहे हैं 1 यूनिट, 2nd यूनिट, 3rd यूनिट, 4th यूनिट, 5th यूनिट, है ना। तो ऐसी कंडीशन में हमको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है 40 यूटिल्स, 30 यूटिल्स, 20 यूटिल्स, 10 यूटिल्स, 0 यूटिल्स, और उसकी प्राइस कितनी है? 10 फिक्स प्राइस है, क्योंकि ये बात परफेक्ट कंपटीशन की करते थे, इसलिए ऐसे मानते थे कि यहां पर क्या प्राइस क्या होगी? फिक्स होगी। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस हमेशा फिक्स रहती है। तो इसके अकॉर्डिंग एक रेशनल कंज्यूमर को जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस बराबर हो जाते हैं वहां पर कंजम्पशन रोक देना चाहिए, क्योंकि दिस इज द कंडीशन जहां पर उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। क्यों? यहां 40 यूटिल्स मिल रही हैं और 10 रुपीज उसको पे करने पड़ रहे हैं, इसका मतलब 30 यूटिल्स का मेरे को कंज्यूमर सरप्लस मिल रहा है।
30 यूटिल्स मेरे को यहाँ पर मिल रहे हैं, 10 यूटिल्स का मेरे को फायदा वो पेमेंट करना पड़ रहा है, इसका मतलब 20 यूटिल्स का मेरे को बेनिफिट हो रहा है। इसी तरीके से जब मेरा ये बेनिफिट जीरो हो जाता है तो मेरे को कंजम्पशन को रोक देना चाहिए, क्योंकि अगर इसके बाद भी मैं कंजम्पशन करूंगा तो मेरे को क्या चली जाएगी, ये लॉस में चला जाऊंगा मैं। ये कितना हो जाएगा मेरा -10, कि मेरे को कंजम्पशन से मार्जिनल यूटिलिटी तो जीरो मिल रही है और 10 रुपीज मैं उसके पे कर रहा हूं, और एक रेशनल कंज्यूमर कभी भी लॉस नहीं करता। तो इसका मतलब उसे कहां पर कंजम्पशन रोक देना चाहिए, जहां पर उसकी कंज्यूमर सरप्लस जीरो होती है। इसे हम एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। देखिए, एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से समझते हैं। देखिए, यहां पर मैंने आपको डायग्राम दिखा रखा है एक, यहां पर हमने वाई एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस को शो कर रखा है, और एक्स पर आपकी यूनिट ऑफ एक्स को शो कर रखा है। देखिए, एक हमारे पास ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है और ये आपका प्राइस कर्व है। ये कौन सा है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, और ये आपका है प्राइस कर्व। देखिए, प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए क्या है, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस है, परफेक्ट कंपटीशन को लेकर के चलते थे, इसलिए प्राइस यहां पर कांस्टेंट है। अब दूसरी बात हम देखते हैं कि एक रेशनल कंज्यूमर जो होता है उसे ओ एक्स, जहां पर उसका मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस उसके इक्वल हो रहे हैं, ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाता है। देखिए, यहां पर ओ एक्स कॉमोडिटी के लिए एक कंज्यूमर को OPEX खर्च करना पड़ रहा है, लेकिन जब उसकी हम बात करते हैं सेटिस्फेक्शन की तो उसे मिल रहा है OMEX। सेटिस्फेक्शन उसे किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग, और पे किसके अकॉर्डिंग कर रहा है, प्राइस के अकॉर्डिंग। तो जब उसे OMEX इतनी उसे टोटल यूटिलिटी मिल रही है और उसको पे करना पड़ रहा है OPEX, तो MPE ये उसका कंज्यूमर सरप्लस है। जब तक उसे ये सरप्लस मिलता रहेगा तब तक वो कंजम्पशन बढ़ाता रहेगा, और जैसे ही अगर इससे नीचे कोई कंडीशन आती है, अगर मैं इससे ज्यादा कंज्यूम करता हूं, इस X से ज्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करता हूं, तो मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी तो कम मिल रही है, लेकिन मेरे को स्पेंड क्या करना पड़ रहा है, ज्यादा करना पड़ रहा है। तो मेरे को ये वाली कंडीशन क्या होगी, ये किसको बताएगा, लॉस को। और कभी भी कोई रेशनल कंज्यूमर लॉस बियर नहीं करेगा, तो मजबूरी में उसे कंजम्पशन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तब तक जब तक कि वो OX कमोडिटी तक नहीं आ जाता, OX यूनिट तक नहीं आ जाता। तो एक रेशनल कंज्यूमर के लिए सबसे बेस्ट कंडीशन है जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और ये MPE क्या बताएगा, आपके कंज्यूमर सरप्लस को। देखिए, कंज्यूमर सरप्लस क्या है, कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू OMEX, कितना वो एक कंज्यूमर देने के लिए तैयार है और एक्चुअलिटी में उसे OPEX देना पड़ रहा है। देखिए, सेटिस्फेक्शन OMEX के बराबर मिल रहा है, इसका मतलब वो इतना देने के लिए तैयार है, लेकिन उसे OPEX ही देना पड़ रहा है। तो इसीलिए ये जो MPE, ये जो आपका ट्राइंगल बन रहा है, ये हमारे किसको बताएगा, कंज्यूमर सरप्लस को बताएगा। इसलिए हम ये मार्शल ने कहा कि एक रेशनल कंज्यूमर जो होता है वो मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग ही प्राइस पे करता है, ताकि उसे अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज वो कर सके। देखिए, इसके बाद ये तो क्या हुआ, मार्शल के अकॉर्डिंग तो एक तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 1 के बराबर हो गई। अब हम बात करते हैं जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 1 के बराबर नहीं होती है। पहली बात तो हमें ये समझना होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होता क्या है। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा TU अपॉन डेल्टा M। क्या फॉर्मूला होता है इसका, डेल्टा TU अपॉन डेल्टा M। M फॉर मनी, M का मतलब क्या है यहां पर, मनी। देखिए, मैंने आपको डेफिनेशंस बनाना सिखाया था, और डेफिनेशन बनाते वक्त हमने कहा था कि हम एक लाइन हमेशा ऐड करेंगे, व्हेन अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रेफर्स टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी विद रेस्पेक्ट टू एडिशनल यूनिट चेंज इन मनी, कि आपके टोटल यूटिलिटी में एडिशनल यूनिट जो मनी की खर्च करने से टोटल यूटिलिटी में कितना फर्क आ गया, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। देखिए, इसे शॉर्ट में हम ये भी कह सकते हैं वर्थ ऑफ ए रूपी। क्या बोल सकते हैं इसे, वर्थ ऑफ ए रूपी, कि 1 रुपए की कीमत यूटिल्स में, 1 रुपए की कीमत क्या है, यूटिल्स में। MUM जो होता है ना, ये एक तरीके से मीजरिंग रॉड है, किसके लिए, कि 1 रुपए की वर्थ के लिए,
है ना, 1 रुपए में आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो ये इसकी मीजरिंग रॉड है। और जब भी किसी चीज की मीजरिंग रॉड के बारे में बात किया जाता है, मापक के बारे में बात किया जाता है, उसे हम हमेशा कांस्टेंट लेते हैं। दैट्स व्हाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि उसमें अगर मीजरिंग रॉड में ही आपके चेंज हो रहा है, 1 फुट में 12 इंच होते हैं तो 12 इंच ही होंगे, उसमें कभी भी 13 इंचेस नहीं हो सकते। इसलिए जब हम मीजरिंग रॉड की बात करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को एज ए मीजरिंग रॉड लेते हैं, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि हम उसको क्या लेकर चल रहे हैं, मीजरिंग रॉड। मीजरिंग रॉड में कोई चेंज नहीं हो सकता, इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। इन केस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी हम यू कहते हैं MUX अपॉन PX बराबर में MUM। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसके आपके पास कैसे भी तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि आपके पास दे दिया गया, आपको पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। इसमें देखिए, आपको मान लीजिए MUM दे दिया 4 यूटिल्स, और आपको दे दिया यूनिट्स ऑफ X, यहां दे दिया आपको मार्जिनल यूटिलिटी, और यहां दे दिया प्राइस। प्राइस आपको दे रखा है 4 रुपीज 4। अब देखिए, मार्जिनल यूनिट ऑफ X 1 2 3 4 5, मार्जिनल यूटिलिटी आपको दे दी 20 18 16 14 12। ठीक है, देखिए जो मार्शल थे, इन्होंने ये नहीं बताया कि मार्जिनल यूटिलिटी में किस रेट से आपकी क्या होगी, कमी होगी। इन्होंने बस ये बताया मार्जिनल यूटिलिटी गिरती है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज के बारे में ये पूरी तरीके से चुप थे, इन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बताया। हम अपनी सुविधा के लिए, डायग्राम को अच्छा बनाने के लिए इसमें क्या है, कांस्टेंट रेट से चेंज दिखा देते हैं। जरूरी नहीं है कांस्टेंट रेट से ही चेंज हो, ये डिक्रीजिंग रेट से भी चेंज हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं प्राइस ऑफ X क्या है आपके 4, तो हमें क्या करना है, MUX अपॉन PX चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी में हम किसका भाग देंगे, प्राइस ऑफ X कॉमोडिटी का, दैट इज 4, तो दैट इज 20 अपॉन 4, दिस इज इक्वल टू 5। 18 अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू 4.5। 16 अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू 4। 14 upon 4, that is equal to 3.5. 12 upon 4, that is equal to 3. ठीक है, ये हमारे पास MUX अपॉन PX आ गया। तो देखिए MUX अपॉन PX दैट इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, MUM। तो इसका मतलब ये कितना है हमारे पास, 4 यूटिल्स। तो 4 यूटिल्स MUX अपॉन PX, 4 यूटिल्स कहां आ रहा है, यहां पर आ रहा है 16 अपॉन 4 पे। इसका मतलब उस रेशनल कंज्यूमर को, अगर हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की बात करें एक रेशनल कंज्यूमर के, तो उसे रेशनल कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहां मिलेगा, 3 यूनिट्स कंज्यूम करने से। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या हो गया ये, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। यहां पर उसे क्या मिलेगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा किसी भी यूनिट को कंज्यूम करने से। एक्स कमोडिटी की 3 यूनिट्स को कंज्यूम करने से उसे क्या मिलेगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसे ही क्या बोलेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये वाली चीज हमारी बात आई। अब इसके अलावा कई बार आपके न्यूमेरिकल ऐसे भी हो जाते हैं, जैसे कि आपको कह दिया कि अगर MUX इक्वल टू 10 यूटिल्स है और MUM इज इक्वल टू 2 यूटिल्स है, तो बताइए प्राइस ऑफ X क्या होगा, प्राइस ऑफ X क्या होगा। देखिए हमारे पास कंडीशन क्या है, MUX अपॉन PX बराबर MUM। तो हम यहां पर इसको ही सॉल्व करेंगे। देखिएगा MUX कितना है हमारे पास, 10 अपॉन PX बराबर में 2, 10 अपॉन PX बराबर में 2। अब मैं आपको PX को आपके इधर ले जाता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 10 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, PX, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, ₹5। तो प्राइस कितनी हो गई, 5 रुपए हो गई। इस तरीके से हम सिंगल कमोडिटी केस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या होता है, MUX अपॉन PX
और ये MUM, इनमें से कोई सी भी दो वैल्यूज आपको गिवन होंगी और कोई एक वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी, जो कि आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सिंगल कमोडिटी केस आज खत्म होता है और इसके बाद हम आपको नेक्स्ट जो है स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज टू कमोडिटी केस। वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।